हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। एक लेक्चर जो हमने पहले अपलोड किया था, आई होप आपने वो लेक्चर बहुत अच्छे से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट को। आज हम बहुत सारी ऐसी चीजें करेंगे जो आगे के चैप्टर्स के अंदर हमारे काम आएगी। तो इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस कर लेते हैं। आपको पता है लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर मैंने बताया था कि सेक्शन नंबर जो 2 होता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट 2025 का जो सेक्शन नंबर 2 है, उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दे रखी है जो आगे जाके हमारे बहुत काम आएगी। और जरूरत के हिसाब से हम डेफिनेशंस को आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी पढ़ेंगे। बट अभी कुछ डेफिनेशंस ऐसी है जो आगे बढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए। तो उसमें सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो अभी इनकम। इनकम क्या होती है? तो इनकम जो है वो डिफाइन की गई है सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 49 के अंदर। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इनकम जो है ना, उसकी जो डेफिनेशन है वो इंक्लूजन्स है उसके अंदर बहुत सारे। यानी कि इस डेफिनेशन इस सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 49 के अंदर जो इनकम को डिफाइन किया गया है और बोला गया है कि भाई इनकम के अंदर क्या क्या शामिल होगा, तो ये सब शामिल होगी आपकी इनकम के अंदर। लेकिन ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इसका मतलब इसके अंदर और भी चीजें ऐड की जा सकती है। जी हाँ, इनके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं। ओके, सो इनकम का मतलब है जैसे अगर कोई एक व्यक्ति है और उसका बिजनेस है और उस बिजनेस से उसको प्रॉफिट हो रहा है, कोई गेन हो रहा है, उसने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहां से कोई उसको डिविडेंड मिल रहा है, कोई स्पेसिफिक वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस उसको मिल रहा है, उसको जो है कोई सैलरी मिल रही है, कोई परक्यूजिट्स मिल रहा है, कोई अलाउंसेस मिल रहे हैं। कहीं जॉब करेगा तो ही मिलेगा सब। ओके, इसके अलावा वो अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर जो है आपकी कंपनी पे कर रही है, ये सब कुछ सैलरी वाले चैप्टर के अंदर इंक्लूड होगा। ओके, मैं अभी इसको सिंपल भी डिफाइन करूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई बिजनेस है, वहां से आपको कोई फायदा मिल रहा है, कोई एसेट थी आपने बेच दी तो उससे कोई आपको गेन हो गया, कैपिटल गेन हो गया। इसके अलावा कोई आपने लॉटरी वगैरह लगा दी है ना, कोई आपने जो है कार्ड गेम्स खेल लिए, कुछ गैम्बलिंग या बेटिंग कर ली, तो उससे इनकम है, वो भी इनकम के अंदर शामिल है। इसलिए ही इनकम की डेफिनेशंस के अंदर आप मोटा मोटी देखोगे तो ये चीज है कि इनकम जो है वो सैलरी से आ सकती है, आपका कोई बिजनेस है या जो आपका प्रोफेशन है वहां से आपने कोई प्रॉफिट कमाया है, या फिर आपकी कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, उसने आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ा दिया, हाउस प्रॉपर्टी को, तो रेंटल इनकम आपको मिल गई। आपके पास में कोई प्रॉपर्टी पड़ी थी, आपने उसको बेच दिया, पहले सस्ते में खरीदा फिर महंगा बेचा, तो उससे कोई कैपिटल गेन हो गया, उसको गेन बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं। इसके अलावा अदर कोई इनकम हो, अदर इनकम में आपका ये सब आ गया, देखो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है ना, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेस, हॉर्स रेस वगैरह कोई करवा दिया आपने, उसमें पैसा लगा दिया, कार्ड गेम खेल लिया, कोई गैम्बलिंग या बैटिंग कर ली, कोई सट्टा लगा दिया। तो क्या सट्टे की इनकम लीगल है या इलीगल है, वो बाद की बात है। यहां पर इनकम टैक्स उसको इनकम मान के उसके ऊपर टैक्स ले लेगा। बात ही लीगल इलीगल वो फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स के काम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम है, आपसे आप कहीं से कमाई कर रहे हो, आपकी इनकम हुई ना, हाँ, तो उसके ऊपर हमको टैक्स दे दो, बाद में केस चलता रहेगा कि वो लीगल है या इलीगल है। ओके जी, ठीक। तो ये सब जो डेफिनेशंस इनकम जो है उसकी डेफिनेशन में शामिल किया गया है। ये ध्यान रखना, ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, यानी कि इनके अलावा भी कोई इनकम हुई, अगर वो सही लगा तो उसको भी हम इस इनकम के अंदर शामिल कर सकते हैं। ओके जी, ठीक। तो मोटा मोटी मैं आपको एक चीज बताऊं तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है। हम जो आगे पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि भाई इनकम टैक्स के अंदर मेजर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है 5 हेड्स ऑफ इनकम। ये पुराने एक्ट के अंदर भी था और नए एक्ट के अंदर भी लाया गया है, क्योंकि ये मेजर पार्ट है। ओके, तो जो एक पर्सन है उसकी 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या हो सकती है, कहां कहां से वो पैसा कमा सकता है। तो सबसे पहले आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, और आगे आप देखोगे चैप्टर नंबर 3 हम यही करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। चैप्टर नंबर या 3 होगा या 4th होगा, लेकिन मेजर चैप्टर होगा ये। फिर सेकंड नंबर आएगा फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। भाई एक व्यक्ति या तो जॉब करेगा, ठीक है, तो सैलरी मिलेगी, वो इसके लिए इनकम है। बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रोफेशन जैसे मैं अभी
जो है ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड कराता हूँ। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर इनकम टैक्स का लाइव बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, पेड कोर्स है वो, तो मुझे फीस मिलेगी ना, तो वो मेरे प्रोफेशन से इनकम है। ठीक है, तो बिजनेस या प्रोफेशन से जो है इनकम हो सकती है किसी इंसान की। थर्ड नंबर है भाई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है, भाई मेरे पास कोई बिल्डिंग पड़ी है, मैंने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो वहां से कुछ इनकम हो गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फिर है भैया आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, या कैपिटल गेन बोलते हैं, भाई कोई पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी थी, ठीक है, उसको बेच दिया, उससे कुछ फायदा हो गया बड़ा। आज से 20 साल पहले कोई एक प्लॉट खरीदा था, और वो प्लॉट उस समय खरीदा था 2 लाख रुपए का, अभी बिक गया वो 20 लाख रुपए में, तो 18 लाख रुपए का फायदा हो गया, तो वो कैपिटल गेन है, उसके ऊपर भी उसको भी इनकम माना जाएगा। और फिर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब इन सब के अलावा भी कहीं से भी कोई इनकम आती है ऊपर के अलावा, जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे आपको। ओके, तो वो सारा अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। तो एक इंसान की इनकम हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं जो है कहीं 2 घंटे पढ़ाने जाता हूँ, वहां से मुझे सैलरी मिल गई, फिर मेरा ये जो कोचिंग है यहाँ से मेरे को प्रॉफिट हो गया। फिर उसके अलावा कोई हाउस प्रॉपर्टी है मेरे पास, कोई बिल्डिंग पड़ी है, रूम पड़ा, उसको रेंट पे दे दिया, उससे कुछ इनकम हो गई। कुछ पुरानी प्रॉपर्टी पड़ी थी, वो मैंने इस टैक्स ईयर के अंदर बेच दी, तो कैपिटल गेन आ जाएगा, इनकम। इसके अलावा कुछ अदर सोर्सेज से भी इनकम है मेरी। तो ये सारी की सारी जो इनकम है एक इंडिविजुअल की हो सकती है। तो क्या सर पांचों सोर्सेज से इनकम होना जरूरी है? नहीं, हो सकता है कोई बेचारा केवल जॉब ही करता है, तो उसकी केवल इनकम फ्रॉम सैलरी होगी, इससे जीरो जीरो हो जाएगा। किसी का बिजनेस हो तो बाकी सब जीरो हो जाएगा, किसी की केवल हाउस प्रॉपर्टी हो तो इसमें उसकी इनकम गिनी जाएगी। ओके, तो ये 5 मेजर सोर्सेज हैं जहां से इनकम आती है, और ऊपर इनकम वाली डेफिनेशन के अंदर इनको ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली बताया गया है। ओके जी, ठीक। सो आपकी इनकम आ गई। अब आती है एक डेफिनेशन और, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। ये कुछ चीजें जो अभी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जब हम वो 5 हेड्स करेंगे, या फिर इसका सेकंड नंबर चैप्टर, अगला लेक्चर आपका चैप्टर नंबर 2 का आएगा, दैट इज रेजिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। तो वहां पर भी ये चीजें जो है इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ये आपके काम आएगा। तो ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब ये होता है कि वो जो 5 हेड्स थे, ठीक है, वो 5 हेड्स से जो आपको इनकम आ रही है उसकी टोटल कर ली, तो वो हो गई आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए सभी मिला करके मेरी इनकम है 20 लाख रुपए, तो ये 20 लाख रुपए क्या है? ग्रॉस टोटल इनकम है। ये पांचों हेड की इनकम मिला के हो गई साल भर की, इस टैक्स ईयर की। टैक्स ईयर क्या होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसमें से अगर चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो डिडक्शंस दे रखी है, आगे हम पढ़ेंगे, वो डिडक्शन अगर मैं इसमें से लेस कर दूं, मान लेते हैं इसमें से मेरे को 2 लाख रुपए की छूट मिल गई, तो अब मेरी जो इनकम है वो कितनी हो गई? 18 लाख रुपए। तो डिडक्शन से पहले की जो इनकम होती है, डिडक्शन लेस करने से पहले की जो इनकम होती है, उसको बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। ओके, डिडक्शन लेस करने के बाद की जो इनकम होती है उसको बोलते हैं टोटल इनकम, टीआई। ठीक है, इतना ये ध्यान रखना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं सर। और क्या? टोटल इनकम मैंने आपको बता दिया। द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम रेफर टू सेक्शन नंबर 5 कंप्यूटेड इन द मैनर ऑफ लेट डाउन अंडर द हेड। ओके, अब ये देखिए 5 हेड्स ऑफ इनकम मैंने बता दिया। सैलरी से हो सकता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो सकता है। ये पांचों ही मेन चैप्टर्स हैं, और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, इनको करने में टाइम लगेगा। और एक बार ये 5 चैप्टर्स हो गए, उसके बाद में तो इनकम टैक्स आपका जो सिलेबस है उस हिसाब से तो बहुत सिंपल हो जाएगा। इनको कराने में मुझे हो सकता है 1 महीना लग जाए, लेकिन उसके बाद जो है 10-15 दिन का काम है। तो मेन ये है आपके। ओके जी, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, टैक्स रेट्स की। अब ये जो मैं टैक्स रेट बता रहा हूं ना, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास बुक पड़ी है इनकम टैक्स एक्ट 1961 की, तो भैया उसको ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो ओल्ड एक्ट है। मैं जो ये टैक्स रेट्स बता रहा हूं, ये बता रहा हूं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025। और हमारा टैक्स ईयर कौन सा है? हमारा टैक्स ईयर है 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट हुआ है, और 31 मार्च 2027 को खत्म होगा। तो इस टैक्स ईयर को लेके ये वाला एक्ट जो है, न्यू एक्ट जो है हमारा इनकम टैक्स का, उस हिसाब से मैं आपको टैक्स रेट्स बता रहा हूं। क्योंकि ओल्ड एक्ट के हिसाब से अगर टैक्स रेट देखेंगे आप, ओल्ड एक्ट कौन सा हमारा? इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो 31 मार्च 2000 केवल 26 तक अप्लाई था, 1 अप्रैल
26 से तो नया एक्ट अप्लाई हो गया है। तो ओल्ड एक्ट के हिसाब से देखेंगे ना, तो वहां पर जो टैक्स रेट्स दे रखी है, स्लैब रेट्स दे रखी है, टैक्स रेजिम जो दे रखी है, वो अलग अलग दे रखी है इंडिविजुअल के मामले में। वहां पर ऐसा है कि भाई आप 60 साल से कम उम्र के हो तो आपका स्लैब रेट अलग है, अगर 60 से 80 साल के हो तो स्लैब रेट अलग है, अगर आप 80 साल से भी उम्र ऊपर की उम्र का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए ये जो स्लैब रेट्स है ये अलग है, टैक्स रेट्स अलग है। लेकिन जो हमारा न्यू एक्ट आया है उस हिसाब से केवल आप इंडिविजुअल हैं, आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, या फिर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या फिर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, या फिर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। ओके, अब ये है क्या, चलिए मैं थोड़ा सा आपको ये बताता हूं पहले। देखो, जब भी हम बात करते हैं ना इनकम टैक्स के अंदर पर्सन, तो जो पर्सन होता है उसकी जो टोटल इनकम होती है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। ये मामला है, उसके ऊपर हम इनकम टैक्स लगाते हैं। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने वाली बात है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक पर्सन है, उसकी जो इनकम है उसके ऊपर हम टैक्स लगाते हैं, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, टैक्स रेट चाहिए। तो ये चीजें हैं। अब यहां पर देखो, टोटल इनकम कैसे हो सकती है वो मैंने बता दिया, 5 हेड से आपकी इनकम हो सकती है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो 5 मेन चैप्टर्स है वहां से आपकी 5 मेन इनकम के सोर्सेज है, वहां से आपकी इनकम आ सकती है। आप टोटल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे, डिडक्शन लेस कर दोगे तो टोटल इनकम आ जाएगी। ये हमने पढ़ लिया। टैक्स रेट मैं आपको अभी बढ़ा रहा हूं, तो अब बच गया क्या, पर्सन। तो पर्सन का डेफिनेशन क्या है, तो इनकम टैक्स के अंदर पर्सन का मतलब केवल और केवल ये नहीं है कि पर्सन का मतलब हो गया कोई इंडिविजुअल, यानी कि कोई नेचुरल पर्सन, यानी कि जैसे राम, श्याम, आप, मैं, है ना, सीता, गीता, केवल नेचुरल पर्सन से नहीं है वहां पर मतलब। पर्सन के अंदर नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों इंक्लूड है। पर्सन की जो डेफिनेशन है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025, यानी कि पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी शामिल है। अब इंडिविजुअल में वही अनिल आ गया, रमेश आ गया, गणेश आ गया, राजू आ गया, है ना, रानिया आ गया, ये सब कौन है, ये इंडिविजुअल्स के अंदर आते हैं। तो इनकी टैक्स रेट यहां दे रखी है, देखो इंडिविजुअल की। इसके अलावा ये सब नेचुरल पर्सन है, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन में कंपनीज आ गई, मतलब कंपनी को भी पर्सन माना जाएगा। तो पर्सन लिखा हुआ है, इसका मतलब कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, या कोई कंपनी भी हो सकता है, कोई एचयूएफ भी हो सकता है, कोई एओपी भी हो सकता है, कोई बीओआई भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इनको भी पर्सन बोला गया, इनको भी पर्सन बोला गया। इंडिविजुअल जब बोले तब समझ लो आप नेचुरल पर्सन की बात चल रही है। तो यहां पर बोला हुआ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन। अनिल, रमेश, है ना, रानी, गीता, सीता, ये सब क्या है, नेचुरल पर्सन है, आप, मैं, है ना, तो उनके लिए ये टैक्स रेट है। इसके अलावा अलावा किसके लिए है, ये एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी एक तरह का यही टैक्स रेट है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की भी यही टैक्स है, ये टाइप ऑफ बिजनेस है ना। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए भी यही टैक्स रेट है। आगे जब डिटेल में हम पढ़ेंगे तब मैं इनकी डेफिनेशन जब जरूरत होगी तब बताऊंगा आपको। ये भी बिजनेस के फॉर्म से है और ये आपका इंडिविजुअल है, तो इन कंपनी यहां नहीं लिखा हुआ है, तो कंपनी के लिए टैक्स रेट अलग है। जो इंडिविजुअल्स हैं यानी कि नेचुरल पर्सन है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, उनके लिए ये टैक्स रेट दे रखी है आपको। अब यहां पर स्लैब रेट दे रखी है। अब मैं ये हटा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, मैं हटा देता हूं। ओके, तो अब टैक्स रेट क्या दे रखी है फॉर इंडिविजुअल, फॉर एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, टाइप फॉर्म ऑफ बिजनेस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनके लिए जो टैक्स रेट दे रखी है, जो स्लैब रेट दे रखी है, सेक्शन नंबर 202 के सब सेक्शन 1 के अंदर दे रखी है। और टैक्स रेट क्या है, अगर किसी भी इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, बीओआई की और एओपी की अगर इनकम 4 लाख रुपए तक है उसको 0% टैक्स देना है। अगर उसकी इनकम 4 से 8 है यानी कि नेक्स्ट 4 लाख 5%, फिर उसकी इनकम 8 से 12 के बीच में यानी कि नेक्स्ट 4 लाख 10%, फिर उसकी इनकम 12 से 16 यानी कि नेक्स्ट 4 लाख पर 15%, 16 से 20 नेक्स्ट 4 लाख पर 20%, 20 से 24 नेक्स्ट 40 लाख 4 लाख पर 25%, और 24 से ऊपर हो तो 30%। ओके, और टैक्स रेट आप इस तरीके से कर सकते हैं, 0 फिर 5 की टेबल है देखो, 0 फिर 5, 10, 15, 20, 25 और 30। और ये कैसे याद रख सकते हैं, अप टू 4, फिर 4 4 जोड़ते जाओ, 4 में 4 से 8,
8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24 और 24 से ज्यादा कितनी भी हो। तो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, कि फॉर एग्जांपल के लिए एक इंडिविजुअल है, उसका नाम है मिस्टर राज, और उसकी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं है, डिडक्शन वगैरह लेस करने के बाद में जो टोटल इनकम है वो फॉर एग्जांपल के लिए 15 लाख रुपए। अब बताओ इसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। अगर ये इंडिविजुअल है तो ये वाली स्लैब रेट लगेगी, यस। तो आइए बताता हूं। सबसे पहले 4 लाख तक, यानी कि 0 से 4 लाख तक 0%, कितना है 0% है, तो 0 टैक्स हो गया। नेक्स्ट 4 लाख पर देखो ना, 4 से 8, तो नेक्स्ट 4 लाख हो गए। नेक्स्ट 4 लाख पर कितना परसेंट, 5%, 5%, जो कि होता है आपका 20,000 रुपए। नेक्स्ट 4 लाख पर, नेक्स्ट 4 लाख पर है आपका 10%, जो कि होता है 40,000। इसकी इनकम ध्यान रखना 15 लाख ही है ना, 15 लाख ही है। अभी कितने हो गए, 4, 4 पर 0, नेक्स्ट 4 पर 5, नेक्स्ट 4 पर 10, तो टोटल इनकम कितनी होगी, 4, 4 12 और 4, 4 और 4 8 और 4 12, 12 लाख रुपए हुई है। ठीक है, 4 लाख पर 0, 4 लाख पर 5%, 4 लाख पर 10% लगाया, तो 4 और 4 8, 8 और 4 हो गए 12। अब नेक्स्ट 4 पर कितना है, नेक्स्ट 4 पर है आपका 15%, ये देखो। लेकिन नेक्स्ट 4 है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि 12 तो यहीं तक हो गए, तो अब हमारी इनकम ही 15 है, तो नेक्स्ट कितने होंगे, 3 होंगे। अब इसके ऊपर आप करो 15%, 3 लाख का 15% करोगे तो आएगा 45,000, है ना। तो टोटल आपका टैक्स कितना हो गया, 45 और 40 हो गया 95 और 20, 1,15,000 रुपए। ये टैक्स है, ये क्या है, टैक्स अमाउंट है। ओके, समझ आया आपको। तो कहने का मतलब यहां पर ये है, सॉरी एक बार कैलकुलेशन देख लेता हूं, मिस्टेक नहीं हो, 3 लाख का 15% ये वाला, ओके। हाँ, 1,05,000 आएगा, हाँ 1,05,000। 0 0 0, ये 5 4 4 8 9 10, 1,05,000, ठीक है। 1,05,000 ये टैक्स पे करना पड़ेगा आपको, अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो इस तरीके से स्लैब रखती है। अगर किसी की इनकम सर 30 लाख हो तो यहां तक तो आपको पता ही है, 4 लाख पर आप लगाते रहना, 4 लाख पर, फिर 24 से ऊपर 30 यानी कि 6, तो 6 लाख पर 30%। आया समझ में, तो वो हम आगे और करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि जो टैक्स रेट लगती है वो इस तरीके से लगती है, किस पर, इंडिविजुअल यानी कि नेचुरल पर्सन पर, एचयूएफ पर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यानी कि कुछ इंडिविजुअल मिलकर के कोई काम कर रहे हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी कि कंपनीज वगैरह या बिजनेस सब मिलकर के कोई एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना रखा है, अदर देन सोसाइटी, है ना, वो मैं आपको आगे बताऊं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा है ये। ओके, सो ये हो गया टैक्स रेट, इस हिसाब से आपका टैक्स लगता है। तो ये जो टैक्स है अमाउंट, ये 1,05,000 रुपए पे करना है मिस्टर राज को। ठीक है सर, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं हटा रहा हूं। अब आती है हमारी स्पेशल रेट ऑन स्पेसिफिक विनिंग। अब ये जो स्लैब रेट लगती है ना, ये तो आपकी वो 5 जो हेड्स ऑफ इनकम है उसकी जो टोटल इनकम होगी उस पर लगेगी, लेकिन कुछ इनकम ऐसी है जिसपे वो स्लैब रेट नहीं लगती है, उस पर स्पेशल रेट लगती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, बीओआई हो या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो। सेक्शन नंबर 194 के अंदर दे रखी है कि कुछ आप स्पेसिफिक विनिंग करते हो तो वहां पर वो स्लैब रेट नहीं लगेगी, फिर आपको वहां पर सीधा 30% टैक्स देना होगा। ये वाली इनकम उस स्लैब रेट में शामिल भी नहीं करनी है, इसको अलग से टैक्सेबल करना है। जैसे आपने जो कोई लॉटरी जीत ली तो आपको भैया 30% टैक्स देना है, आपने कोई क्रॉसवर्ड पजल विनिंग्स कर ली तो 30% टैक्स देना, उस स्लैब रेट के अंदर इस इनकम को शामिल ही नहीं करना है, स्लैब रेट के हिसाब से इस इनकम पर टैक्स लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक विनिंग्स है। जैसे हॉर्स रेस जो है वो आप जीत गए तो 30%, 30% दिख रहा है ना आपको, तो ये 30% जो है ये आपके कार्ड गेम्स, अदर स्पेसिफिक गेम्स, गैम्बलिंग, बैटिंग, उन सब पे लगता है। ओके, 30% है, ये ध्यान रखना, स्पेसिफिक विनिंग के ऊपर है ये। अगर यहां से पैसा आता है इन विनिंग से, ये जो सामने आपको दिख रहे हैं, लॉटरी से, क्रॉसवर्ड से, हॉर्स रेस से, कार्ड गेम से, गैम्बलिंग से, बैटिंग से,
तो फिर यहां से जो इनकम होगी उसके ऊपर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स नहीं लगेगा, या इस इनकम को अलग से टैक्सेबल किया जाएगा, वो भी सीधा 30%। भले 1 लाख रुपए कमाए 30%, यानी कि 30,000 रुपए टैक्स जमा कराना पड़ेगा। यहां पर कोई डिडक्शन भी नहीं है, ठीक है, मतलब 0% टैक्स रेट नहीं है, सीधा 30% है। अब बात करते हैं टैक्स रेट एप्लीकेबल टू कंपनीज। तो पुराना वाला जो एक्ट था उसमें तो क्या था कि अगर डोमेस्टिक कंपनी है, यानी कि कोई इंडियन कंपनी है, हमारी घरेलू कंपनी है, तो 30% लगता था, और फॉरेन कंपनी पर 40% लगता था। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग किया गया है। क्या किया गया है? सबसे पहले देखिए, जो डोमेस्टिक कंपनी है, यानी कि इंडियन कंपनी, हमारी घरेलू कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड है ना, इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, तो उसमें कुछ कंपनीज पर 25%, कुछ कंपनीज पर 22% और कुछ कंपनीज पर 15% लगेगा इनकम टैक्स। तो सर ऐसा क्यों? अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी है, घरेलू कंपनी है, तो उन पे अलग अलग क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन आप सेटिस्फाइड करते हो तो 25% इनकम टैक्स लगेगा कंपनी पर। कुछ कंडीशन यहां दे रखी है, वो सेटिस्फाइड करते हो तो फिर 22% ही लगेगा। कुछ कंडीशन यहां दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनीज पर 15%। मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी पर 15% इसलिए किया गया है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, तो टैक्स को केवल 15% तक कर दिया गया। तो काफी सारे उद्देश्य जो है न्यू एक्ट के साथ लाए गए हैं ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ सके, कंपनीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में बन सके। बाकी पहले 30% तो बहुत ज्यादा टैक्स था। ओके, ठीक है। तो ये कंपनीज जो है, सर इस पे क्या स्लैब रेट लगती है? नहीं, स्लैब रेट केवल इंडिविजुअल पर, एचयूएफ पर, एओपी पर और बीओयू पे लगती है। कंपनीज पर स्लैब रेट नहीं लगती है, सीधा टैक्स लगता है। ये कोई स्लैब नहीं है। कुछ कंपनी पर 25%, कुछ पर 22%, कुछ पर 15%। वो एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपकी कंपनी कहां आती है। भाई मेरी कंपनी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो मुझ पर 22 लगेगा। तो सीधा कोई ऐसा नहीं है कि 4 लाख तक जीरो, स्लैब रेट है ही नहीं। ओके, ठीक है। और सर अगर ये तो डोमेस्टिक कंपनी हो गई, और वो कंडीशंस आगे हम जाके पढ़ेंगे। अभी तो केवल मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि भाई इस तरीके से लगता है। फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी के ऊपर जो टैक्स रेट है वो 20%, 10% और 5% है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनकम। वो आगे हम पढ़ेंगे कि कौन सी डोमेस्टिक कंपनी की इनकम पर 20% इनकम टैक्स लगेगा, कौन सी पे 10 लगेगा, कौन सी पे 5 लगेगा। तो कोई एक रेट नहीं है जैसा कि ओल्ड एक्ट में थी। ओके, अब बात करते हैं हम सरचार्ज के ऊपर। देखो सरचार्ज क्या होता है, जैसे आपकी अभी ऊपर मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया था 1,05,000 का, तो उस टैक्स के ऊपर एक और टैक्स लगता है। तो सरचार्ज को अगर मैं बिल्कुल सिंपल बोलूं तो क्या हो गया? टैक्स ऑन टैक्स। लेकिन हर किसी पे नहीं लगता है, स्पेसिफिक एक इनकम के लेवल के बाद सरचार्ज लगता है। जैसे किसी की इनकम 50 लाख से ऊपर है तो फिर उसको स्लैब रेट के हिसाब से तो टैक्स देना ही है, फिर उस टैक्स के ऊपर भी टैक्स लगेगा। अब जैसे 1,05,000 का टैक्स मिस्टर राज क्या था, उसका मैंने कैलकुलेट किया था, 15 लाख रुपए उसकी इनकम थी, स्लैब रेट के हिसाब से उसका टैक्स कितना आया था? 1,05,000 रुपए। अब मान लेते हैं उसके ऊपर 10% सरचार्ज हो तो कैसे होगा? तो भैया हमने टैक्स निकाला कितना? 1,05,000 रुपए, 15 लाख रुपए इनकम है, उसके ऊपर स्लैब रेट लगाई, ऊपर मैंने कैलकुलेट किया था, आपने देखा था, मैंने बोला था स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, अब इसके ऊपर ही सरचार्ज लगता है। तो सरचार्ज जो है वो टैक्स के ऊपर लगता है। जैसे 1,05,000 का 10%, फॉर एग्जाम्पल के लिए 10% कोई रेट है नहीं, मैं अभी बता देता हूं, है ना, अभी आगे क्लियर करूंगा, लेकिन सरचार्ज क्या वो बता रहा हूं। तो टैक्स के ऊपर लगता है। तो टैक्स कितना? इनकम टैक्स आपका 1,05,000, उसके ऊपर टैक्स के ऊपर टैक्स, तो ये हो गया 10,500। तो अब आपका कितना हो गया? ये हो गया 0,0551 और 1,15,500। तो ये जो सरचार्ज लगा है टैक्स पे लगा है ना कि इनकम पे, ये ध्यान रखना। सरचार्ज की डेफिनेशन आ जाए आगे जाके, अभी नया एक्ट आया, बहुत सारी चीजें आएगी, अपडेट होगा ये एक्ट, अमेंडमेंट्स आएंगे हर साल, बजट आएगा अमेंडमेंट आएंगे, बजट आएगा अमेंडमेंट आएगी, बढ़ता ही जाएगा ये मामला। तो ध्यान रखना सरचार्ज क्या है? जो आपका टैक्स है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, टैक्स के ऊपर टैक्स, दैट इज सरचार्ज। सरचार्ज कभी भी इनकम के ऊपर नहीं लगता है। ओके, अब यहां पर ओल्ड एक्ट के अंदर तो 10% सरचार्ज लगता था, और उसकी जो है ना एक लेवल ऑफ इनकम के ऊपर लगता था, वो दिया हुआ भी था। बट अभी जो नया एक्ट है उसमें सरचार्ज काफी जगह आया है, ऐसा नहीं है कि सरचार्ज आया नहीं है, बोला हुआ है ना। The Income Tax Act 2025 recognize surcharge and provide for its application, but it does not contain one single comprehensive table of all
सरचार्ज रेट्स, यानी कि नए एक्ट के अंदर कोई सरचार्ज की रेट्स नहीं दे रखी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं दे रखा है कि भी किसके ऊपर सरचार्ज लगेगा, किस पर्सन के ऊपर नहीं लगेगा, किस लेवल के बाद सरचार्ज लगेगा, कब नहीं लगेगा, वो अभी तक नहीं आया है। वो आगे जाके कोई सेंट्रल एक्ट के अंदर जो है ये बताया जाएगा, कोई बजट वगैरह आएगा तब ये आ जाएगा। ओके, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान रखना है सरचार्ज होता क्या है। तो सरचार्ज इज एप्लीकेबल अंडर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025, बट द एप्लीकेबल सरचार्ज रेट इज डिटरमाइंड बाय द रेलेवेंट सेंट्रल या फाइनेंस एक्ट, यानी कि बजट आएगा तब उसकी रेट्स वगैरह सरचार्ज की आएगी, अभी इसकी कोई रेट्स वगैरह नहीं है। ठीक है, ओके। सो हाउ सरचार्ज वर्क कैसे करता है, जैसे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लिया, उसके ऊपर सरचार्ज ऐड होता है। ओके, फिर इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों को जोड़ेंगे, फिर जो आएगा उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है, फिर फाइनल टैक्स लायबिलिटी आती है। तो मैं एक बार आपको कैलकुलेट करके बताता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए एक मिस्टर है ए, ठीक है, उसकी जो इनकम है, टोटल इनकम, ये मैं आपको केवल कैलकुलेशन बता रहा हूं, यहां जो डेटा लिखूंगा वो करेक्ट नहीं है। सरचार्ज की तो अभी तक रेट भी नहीं आई है, मैं तो आपको प्रोसेस बता रहा हूं कि इस तरीके से होता है। ओके, यस। सो टोटल इनकम है फॉर एग्जांपल ये किसी व्यक्ति की 9 लाख रुपए या फिर 7 लाख रुपए इजी करने के लिए, तो अब इसके ऊपर हम स्लैब रेट लगाएंगे, तो 0 से 4 लाख तक कितना लगेगा, 0%। फिर नेक्स्ट 4 लाख, 4 तो है ही नहीं हमारा, तो 7 ही है, तो 4 के बाद 5 6 7 3 लाख ही है, तो नेक्स्ट 3 लाख पर लग जाएगा 5%, तो इसका टैक्स हो गया 15,000। तो ये क्या हो गया टोटल, सॉरी टैक्स कितना हो गया, 15,000। अब इसके ऊपर क्या लगता है, सरचार्ज। वैसे सरचार्ज की रेट भी नहीं आई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नहीं आया है, और पहली बात इतनी कम इनकम पे ऊपर सरचार्ज लगेगा भी नहीं। सरचार्ज तो तब लगता है जब इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, पहले ये था, अभी भी कुछ वैसा ही होगा, बट मैं आपको समझा रहा हूं कि सरचार्ज किस तरीके से कैलकुलेट होता है। ओके, ठीक। तो इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सरचार्ज लगाएं और मान लेते हैं सरचार्ज की रेट 10%, तो कितना हो जाएगा 15,000 का 10%, दैट इज 1500। मैं केवल कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको, ठीक है। 0 0 5 6 और 16,500 रुपए। क्या सर ये फाइनल टैक्स पेमेंट है? नहीं। अब इसके ऊपर लगता है, ये पहले भी था, ओल्ड एक्ट में भी था, अभी भी है, हेल्थ एंड एजुकेशनल सेस, जो कि 4% लगता है। तो 16,500 पर 4% ये सेस लगेगा, यानी कि ये जो पैसा है टैक्स का, ये हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, तो आपका 16,500 का 4% तो हो गया 660 रुपए, 06 17,160 रुपए, ये आपको फाइनल टैक्स पे करना है, ये टैक्स लायबिलिटी है आपकी। अब आप कुछ लोग बोलोगे सर 87A की रिबेट मिलती है, अगर कोई जानता हो तो। हाँ मिलती है, 87A के अंदर रिबेट भी मिलती है, बट मैं अभी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको केवल प्रोसेस बता रहा हूं कि भाई ऐसे जो है, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम है तो उस पर इस तरीके से स्लैब रेट यानी कि टैक्स रेट्स एप्लीकेबल होती है, उसके ऊपर जो टैक्स अमाउंट आता है, हाँ उसमें हम सरचार्ज ऐड करते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड करते हैं। सरचार्ज इस टैक्स के ऊपर लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इसके ऊपर लगता है, और फिर आपका फाइनल टैक्स पेमेंट होगा। ओके, अभी केवल मैंने आपको इतना ही बताया है। ओके, चलिए, तो ये पूरा एक प्रोसेस है। अब यहां पर सरचार्ज रेट्स अगर ओल्ड एक्ट के हिसाब से देखें तो 50 लाख तक की इनकम तक तो सरचार्ज लगता ही नहीं है, अगर किसी की इनकम 50 लाख रुपए, ये ओल्ड एक्ट के हिसाब से। नए में ये सेम रिपीट होगी या नहीं होगी, वो जब फाइनेंस एक्ट आएगा, बजट आएगा हमारा, तो पता चलेगा हमको। अभी क्लेरिफिकेशन आया नहीं है क्योंकि नया एक्ट है, तो धीरे धीरे आएगा। ओके, ठीक। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैंने आपको बता दिया 4% लगता है, इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों को जोड़ दो, उसका 4% करना होता है। ठीक है, तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैसे लगेगा, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज दोनों को जोड़ दो तो टोटल टैक्स आ जाएगा, उसके ऊपर 4% निकालोगे तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आएगा, उसको जोड़ दोगे तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ओके जी, ठीक। तो ये जो 4% लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये टोटल इनकम का लगता है? नहीं, ये जो आपका टैक्स है और सरचार्ज अगर है तो उन दोनों के ऊपर 4% है। ओके, जैसे यह एग्जांपल है, इनकम टैक्स है आपका 1 लाख रुपए का, ये इनकम नहीं है, इनकम टैक्स है, यानी कि
स्लैब रेट एप्लीकेबल करके आपका टैक्स कैलकुलेट कर लिया 1 लाख, उसमें सरचार्ज 10,000 जोड़ दोगे तो आपका टोटल टैक्स आ गया 1,10,000। अब 1,10,000 में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ोगे तो 1,10,000 और 4,400 तो ये हो गया 1,14,400 रुपए, 1,14,400, दैट इज फाइनल टैक्स। तो इस तरीके से काफी सारी चीजों का, देखो चैप्टर का नाम ही क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स। इंट्रोडक्शन है तो मैंने हर चीज का केवल इंट्रो दिया है, आगे डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे, बहुत जगह ये आएगा तो वहां पढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, अदरवाइज मैं चैप्टर कैसे आपको एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट। तो जितना पढ़ाया है उतना आपको अच्छे से आना चाहिए, समझ आया होना चाहिए, तो आगे का भी समझ में आएगा। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।